ये कहानी है चमन पेठे वाले की। चमन एक खेड़ गांव में रहता था। चमन के पास एक छोटी सी जमीन थी जहां वो कद्दू उगाया करता था। जब कद्दू हरे हो जाया करते थे तो वो उन्हें अपनी पत्नी नलिनी को दे दिया करता था और नलिनी को कद्दुओं को काटकर चाशनी बनाकर उसमें कद्दू डालकर कड़ी आंच पर पकाना पड़ता था। तब जाके चमन के मशहूर पेठे बनते थे। चमन इन पेठों को बाजार में ले जाया करता था। पेठे ले लो, पेठे ले लो, आगरा के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे, एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। जैसे ही चमन आवाज लगाता, आसपास के सारे ग्राहक उसी के पास दौड़े चले जाते थे और बाजार के दूसरे व्यापारियों को चमन एक आंख नहीं भाता था। उन सबको चमन से जलन थी। चमन अक्सर ये सोचता था, मेरे पेठे इसलिए अच्छे बनते हैं क्योंकि मैं कद्दू खुद बड़ी मेहनत से उगाता हूं। एक बार चमन अपने घर लौट ही रहा था कि अरे चमन बेटा। अरे मामा जी, आप? कितने दिन से तुम्हें याद कर रहा हूं, अब जाके तुम मिले हो। चलो घर चलते हैं। चमन अपने दूर के मामा के साथ उनके घर गया। पल्लवी, जरा पानी ले आओ। अभी लाई बाबा। पल्लवी बहुत खूबसूरत थी। जब वो पानी लेकर आई तो चमन उसको एक टक देखता ही रह गया। अरे पानी पियो बेटा। हाँ मामा जी। और बताओ क्या हाल चाल, व्यापार कैसा है? आपके आशीर्वाद से सब अच्छा है। बेटा बुरा मत मानना, लेकिन तुम्हारी शादी को 10 साल हो गए, लेकिन अब तक कोई औलाद नहीं है। मैं भी उसी दिन की राह देख रहा हूँ जब मेरे घर में किसी बच्चे की किलकारियां गूंजें। तो समस्या क्या है? दूसरी शादी कर लो। मुझे कौन लड़की देगा? तुम हाँ तो बोलो, मैं अपनी बेटी तुम्हें देने के लिए तैयार हूं। चमन को तो अपने कानों पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। चमन घर गया और उसने नलिनी की ओर देखा। एक नलिनी है जो बदसूरत है और उसके चेहरे पर झुर्रियां भी हैं, और एक पल्लवी है जो इतनी खूबसूरत है। एक महीने बाद एक मंदिर में चमन और पल्लवी की शादी हुई। फिर वो लोग घर पहुंचे और अपने पति की दूसरी पत्नी देखकर नलिनी जोर जोर से रोने लगी। मुझसे ऐसी क्या गलती हो गई कि आपने दूसरी शादी कर ली? तुम मुझे अब तक एक बच्चा नहीं दे पाई, यही तुम्हारी सबसे बड़ी गलती है। अब निकलो मेरे घर से। नलिनी रोते हुए वहां से निकल गई। चमन की नई पत्नी पल्लवी हमेशा सस्ती संवरती रहती थी। चमन को पल्लवी बहुत पसंद थी। फिर एक दिन, ये कद्दू लो और पेठे बना दो। कल से मैं वापस पेठे बेचने जा रहा हूँ। ठीक है जी। पल्लवी ने कद्दू काटे और फिर चाशनी पकाने लगी। अरे बाप रे, इसकी गर्मी से तो मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। एक काम करती हूँ, इन सबको डाल देती हूँ, बाद में बंद कर दूंगी। पल्लवी ने कद्दुओं को चाशनी में डाला और छोड़ दिया। अगले दिन चमन सारा पेठा बेचने निकल पड़ा और हमेशा की तरह जैसे ही उसने आवाज लगाई, सारे ग्राहक उसकी ओर खींचे चले आए।
पेठे ले लो, पेठे पेठे ले लो, आगरे के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। चमन घर गया। सारे पेठे बिक गए। और बना दो। पल्लवी ने फिर से कद्दू चाशनी में डालकर छोड़ दिया। अगले दिन चमन फिर से पेठे बेचने निकला। पेठे ले लो, आगरे के पेठे, चमन के स्वादिष्ट पेठे। एक बार खाओगे बार बार आओगे। चमन के स्वादिष्ट पेठे ले लो। लेकिन इस बार कोई भी ग्राहक चमन के पास नहीं आया। चमन सोचने लगा, अरे ये क्या, ग्राहक आ क्यों नहीं रहे हैं? चमन शाम तक बैठा रहा, लेकिन कोई ग्राहक नहीं आया। कितना खराब दिन है, एक भी ग्राहक नहीं आया। लेकिन ऐसा क्यों? कहीं पेठे में कुछ गड़बड़ तो नहीं? चमन ने अपना एक पेठा उठाया और चखा। थू 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 थू, इतना बेकार स्वाद, छी! इसीलिए कोई ग्राहक नहीं आया। चमन को पल्लवी पर बहुत गुस्सा आया। वो सीधे घर गया। पल्लवी, पल्लवी, ये क्या है? ऐसे कोई पेठा बनाता है? कद्दू पके तक नहीं है। मुझे जैसा आता था मैंने बना दिया, और मैं उस चूल्हे के पास सारा समय बैठकर इन कद्दू को पका नहीं सकती। मेरा चेहरा काला हो जाएगा, मेरा सारा मेकअप खराब हो जाएगा। तुम्हें अपने मेकअप और चेहरे की पड़ी है, और मेरा व्यापार, उसका क्या? वो आप देखिए, आपका व्यापार है, आप खुद ही पेठे बना लीजिए। तुमसे लाख गुना अच्छी नलिनी थी। उसने मुझे कभी उल्टा जवाब नहीं दिया, और उसके पेठे कितने स्वादिष्ट थे। मैं ही मूर्ख था जो तुमसे शादी की। अगर आपने मुझसे शादी पेठे बनाने के लिए की थी तो आप मुझसे पहले बता देते, मैं शादी ही नहीं करती। मैं जा रही हूँ अपने बाबा के घर। पल्लवी घर छोड़कर चली गई, और अब चमन अपनी गलती पर पछता रहा था। ये सब मैंने क्या कर दिया? हाय! चमन को खूबसूरती के चक्कर में अपनी पहली बीवी से भी हाथ धोना पड़ा। इसलिए बच्चों, कहते हैं कि असली खूबसूरती रंग रूप में नहीं बल्कि गुणों में होती है। जूनागढ़ के नंदीपुर गांव में एक सेठ रहा करते थे, जिनके परिवार में उनकी पत्नी और 2 जुड़वा बेटियां थीं, माया और छाया। वैसे वो दोनों बेटियां जुड़वा थीं, लेकिन उन दोनों का सबसे बड़ा भेद था उनका रंग। माया दूध के समान गोरी थी और छाया कोयले के समान काली। सेठ जी और उनकी पत्नी को कभी समझ ही नहीं आया कि ऐसा क्यों है, लेकिन सेठ जी ने अपनी दोनों बेटियों को एक समान ही माना। दोनों की परवरिश में उन्होंने कोई भेदभाव नहीं किया। वक्त के साथ उनकी जुड़वा बेटियां बड़ी हुईं, और अब वो दोनों बेहद खूबसूरत युवती बन चुकी थीं। माया को रूप रंग संवारने का शौक था, लेकिन छाया को जानवरों की देखभाल करने का शौक था। छाया के पास एक पालतू चिड़िया थी, मिनी, और एक पालतू कुत्ता भी था, पुट्टू। एक दिन लाला जी के मन में अपनी दोनों बेटियों की शादी का ख्याल आया, तो उन्होंने सोचा कि वो अपनी बेटियों की शादी उनके मनपसंद लड़कों से ही करवाएंगे। इसीलिए उन्होंने इस वर्ष उनकी बेटियों के जन्मदिन पर एक दावत का आयोजन किया, और जन्मदिन की दावत में सेठ जी ने गांव के सभी कुंवारे लड़कों
और उनके परिवार वालों को भी बुलाया था। सभी लोगों ने माया और छाया को शुभकामनाएं दी, लेकिन सभी का ध्यान सिर्फ माया की ओर था। किसी ने भी छाया की ओर देखा तक नहीं। दावत खत्म हो जाने के बाद छाया अपने कमरे में गई और रोने लगी। मुझे कोई पसंद नहीं करता, कोई भी मेरी ओर देखता भी नहीं। क्या मेरा रंग काला है? ये मेरी गलती है। और तभी छाया का पालतू कुत्ता उसके पास आया। छाया उसे पकड़कर रोने लगी, लेकिन तभी उसके दोनों पालतू जानवर उसके कपड़ों को खींचने लगे, मानो जैसे वो छाया को कहीं ले जाना चाहते थे। छाया अपने पुट्टू और मिनी के साथ चल पड़ी। पुट्टू और मिनी छाया को जंगल के रास्ते पर ले गए। तुम लोग मुझे कहाँ ले जा रहे हो? ये क्या है? एक जादुई दरवाजा? छाया अकेले उस दरवाजे के भीतर गई। जादुई दरवाजे की जादुई दुनिया में घुसते ही छाया, तुम्हारा जादुई दुनिया में स्वागत है। आशा है तुम्हें अपने दुखों का समाधान अवश्य मिलेगा। छाया आगे बढ़ी और इस जादुई दुनिया में उसे एक हिरण दिखा जो एक जाल में फंसा था। अरे ये क्या? तुम तो फंस गए हो। रुको, मैं तुम्हें अभी आजाद करती हूँ। छाया ने हिरण को आजाद किया। धन्यवाद, तुम बहुत अच्छी हो। हाँ, तुम बोल सकते हो? हाँ, अब तुम आगे बढ़ो। वो हिरण वहाँ से गायब हो गया और छाया आगे बढ़ने लगी। आगे छाया को एक हंस दिखा जिसकी चोंच पर रस्सी लिपटी हुई थी और वो फड़फड़ा रहा था। छाया उसके पास गई और उसने वो रस्सी खोल दी। धन्यवाद छाया, अब तुम आगे बढ़ो। छाया और आगे बढ़ी और वहाँ उसे एक सूखा पेड़ दिखा। अरे रे रे, ये पेड़ तो बिल्कुल सूख गया है। मुझे इसके लिए पानी लाना चाहिए। छाया पानी की खोज में आगे बढ़ती रही और आगे उसे एक नदी दिखी और नदी के तट पर एक घड़ा भी था। छाया ने घड़े में नदी का पानी भर लिया और वो उस सूखे पेड़ के पास लौटी। उसने सूखे पेड़ में पानी डाला और वो जादुई पेड़ फिर से हरा भरा हो गया। छाया, तुम बहुत अच्छी हो। तुमने सभी की मदद की। तुम्हारी ये दया भावना देखकर मैं खुश हुआ और मैं तुम्हें एक उपहार देना चाहता हूँ। अब जिस नदी से तुमने पानी लाया था, तुम वहाँ वापस जाओ और एक डुबकी लगाओ। ठीक है, मैं वैसा ही करूँगी जैसा आपने कहा है। छाया नदी तक पहुँची और उसने डुबकी लगाई, लेकिन जब वो पानी से बाहर निकली तो अपना प्रतिबिंब देखकर चौंक गई। अरे ये क्या? क्या ये मैं हूँ? लेकिन मेरा रंग ये गोरा कैसे हो गया? और तभी आकाशवाणी हुई। छाया, तुम सफल हुई। तुमने जिन जादुई जीवों की मदद की, उन जादुई जीवों ने तुम्हें उपहार स्वरूप ये गोरा रंग दिया, जो बिल्कुल तुम्हारे हृदय जैसा उज्जवल है। तुम्हारा ये दयालु स्वभाव ही तुम्हारी असली सुंदरता है।
और फिर जादू हुआ और छाया वापस मिनी और पुट्टू के पास पहुंच गई। बदली हुई छाया को देख दोनों छाया के आसपास खुशी से घूमने लगे। छाया गांव की ओर लौटने लगी और सभी गांव वाले छाया का उज्जवल रंग देख दंग रह गए। सेठ जी ने अपनी बेटी को देखा तो उनकी आंखों से आंसू निकल पड़े और छाया की माँ ने छाया की बलाएं उतारी। अब छाया और उसके माता पिता बहुत खुश थे और कुछ दिन बाद नंदीपुर के राजा खुद छाया के लिए शादी का प्रस्ताव लाए और छाया की शादी राजा जी से हो गई और वो हमेशा खुश रहे। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि सुंदरता रंग रूप में नहीं बल्कि मन से होती है।